आज हम लोग समझते हैं आईटीआर 1। जब भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, इतने सात सात फॉर्म है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म नंबर, कौन सा फॉर्म जो है किस कैटेगरी के पर्सन को लागू होता है। तो हमें पर्सन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आईटीआर 1 जो है सबसे पहला फॉर्म है, बहुत इजी फॉर्म है ये, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है और ये ऑटो ड्राफ्टेड हो जाता है। इसमें से कुछ चीजें आप एडिट भी कर सकते हो। ऑटो ड्राफ्टेड मतलब आपके जो पैन नंबर है ना, वो पैन नंबर चाहे कितने भी आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो इंडिया के किसी भी बैंक में, चाहे किसी भी ब्रांच में, आप ये मत समझना कि आईटीआर को कुछ पता नहीं। आपका पैन नंबर हर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, आधार के साथ लिंक है, और एक एक पल का खबर जो है बैंक वाले अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है, ठीक है ना। चाहे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो वो ऑटोमेटिक सब सिस्टम डिजिटलाइज्ड है, तो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो इसीलिए ऑटो ड्राफ्टेड होकर आ जाता है कि आपकी इनकम क्या है उनको पता चल जाता है, आपकी टीडीएस कितना कटा वो भी 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईटीआर 1 किसके लिए है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं आईटीआर 1 एलिजिबल कौन है इसको फाइल करने के लिए। देखो आईटीआर 1 जो है ना, आपकी इनकम, देखो आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी रेंटल इनकम है, चाहे कुछ भी है, पहले तो आपको एक फॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा। रिटर्न तो तब फाइल करोगे, रिटर्न तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले आपकी टैक्स असेस्ड होगा, उसके एडवांस टैक्स पे करेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना है असेसमेंट ईयर में। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाएगा, असेसमेंट ईयर पे जब आप रिटर्न फाइल करोगे, तब आपको देखना है कि कौन से आईटीआर आपको लागू होता है, तो एप्लीकेबल कौन सा आईटीआर। तो आपके सपोज करो एक आईटीआर 1 की बात कर रहा हूं। आईटीआर 1 किस किस को लागू होता है? जिसकी इनकम 50 लाख से नीचे हो। वो पर्सन कौन हो सकता है? वो पर्सन हो सकता है सैलरीड पर्सन, या जिनको पेंशन मिलता है, या फिर किसी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ एक प्रॉपर्टी से होना चाहिए। बहुत से ऐसे अमीर इंसान हैं जिसके पास 5-5 प्रॉपर्टी भी है, किसी के पास 2 भी है, किसी के पास 3 भी है, एक बॉम्बे में है, एक पूना में है, एक हैदराबाद में है। तो क्या तीनों प्रॉपर्टी जिसके पास है, 3-3 प्रॉपर्टी, क्या उसके भी इनकम ये आईटीआर 1 में फाइल होगा? नहीं। आईटीआर 1 बोल रहा है जिसका सैलरी इनकम है, वो भी सैलरी इनकम किसी की 60 लाख हो गया, तो ये एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म में फाइल करना। आईटीआर 1 फिर फाइल नहीं कर सकता। 50 लाख तक की जिसकी इनकम है ना, वो कर सकता है। तब उसमें क्या क्या आ जाएगा? चाहे सैलरी इनकम हो, चाहे पेंशन इनकम हो, ठीक है ना। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी, चाहे आपका 3 प्रॉपर्टी है, उससे कोई ये नहीं, 3 प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपका इनकम आ रहा है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आ जाता है? जैसे सपोज करो एफडी से आपको इनकम आया, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? स्क्रीन शेयर है? कोई बोलो मुझे। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। तो हाँ जी, तो नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा उनका। अच्छा अच्छा, कोई इशू तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। एक्चुअली कोई ना मोबाइल से अगर लॉगिन करता है तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोशिश क्या करो जी वाईफाई से लॉगिन हो, है ना। ठीक है। ठीक है सर। तो गुरविंदर थोड़ा ट्राई करो, अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। आ जाएगा, अगर सिग्नल की प्रॉब्लम है तो आ जाएगा। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। हमारे जो चैनल बना दिया आप लोगों के लिए, वो चैनल पे रिकॉर्डिंग 24 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो। थोड़े दिन तो ऐसे ही आप देख सकते हो, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। जो पेड स्टूडेंट हैं उनको आईडी पासवर्ड लॉगिन करके देखना पड़ेगा यूट्यूब में भी, क्योंकि ऐसे फ्री जो है ना सब देख नहीं पाएंगे। तो कुछ दिन तक अलाउ है, 6-7 दिन तक अलाउ है, उसके बाद आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। तो आईटीआर 1 जो है ना, सबसे पहला जो फॉर्म है आईटीआर 1। आईटीआर 1 सबसे इजी फॉर्म है, फिल करना बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा भी जिसके पास इनकम टैक्स का नॉलेज है कर सकते हो, आप लोग तो कर ही सकते हो, 101% कर सकते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो पहले इसकी बेसिक प्रोविजन समझ लो। आपकी इनकम 50 लाख से नीचे होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, सैलरी मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप एलिजिबल हो। आपके हाउस प्रॉपर्टी, आप ऑनर हो, प्रॉपर्टी के एक प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देखो 4 हेड होता है, बिजनेस तो इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं, 4 हेड है, ठीक है ना, जो इसमें एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या आ सकता है? सपोज करो आपने बैंक में एफडी रख दिया,
तो एफडी से कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन इसमें अदर सोर्स में ना और भी चीजें आती है, जैसे गैम्बलिंग है। ये जो मोबाइल ऐप चल रहा है ना, बहुत सारे मोबाइल ऐप गैम्बलिंग ऐड भी आता है टीवी में कि गैम्बलिंग खेलो और पैसा जीतो, हैंड टू हैंड पैसा जीतो, तुरंत पैसा क्रेडिट आपके अकाउंट में, ऐड आती है, बहुत ज्यादा ऐड आती है टीवी में। ये सब जुआ है, ये गैम्बलिंग है। इन सब गैम्बलिंग से जो पैसा कमाता है, या फिर लॉटरी विनिंग जो है, प्ले विन चलता था पहले, अभी पता नहीं क्या क्या लॉटरी है जो बाजार में बिकती है, लॉटरी से कोई कमाता है, या हॉर्स रेस जो चलता है, जो उसमें बेटिंग लगाते हैं हॉर्स रेस में, ऐसे इनकम अगर आप कर रहे हो ना, तो वो इनकम इसमें एक्सक्लूड है। वो इनकम अगर कर रहे हो तो आप इस फॉर्म में आईटीआर 1 में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, आप आईटीआर रिटर्न भर नहीं सकते हो। तो ये एग्जम्प्ट है, मतलब ये एक्सक्लूड कर दो इसको। जो अदर इनकम में ठीक है, आपका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है बैंक से, वो एलिजिबल है। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग से पैसा कमा रहे हो, लॉटरी से पैसा कमा रहे हो, हॉर्स रेस से बेटिंग लगा के पैसा कमा रहे हो, तो आप पैसा तो कमा रहे हो, आपका टीडीएस कट जाएगा हैंड टू हैंड, वहां पे टीडीएस काट के आपको पेमेंट देगा। आपको पता है जो लॉटरी विनिंग होता है ना, लॉटरी विनिंग सपोज करो आपने 1 लाख रुपए कमाया, आपको लॉटरी जब पेमेंट होगा ना, तो आपको ना तुरंत 30% आपका टीडीएस काट के वो आपको पेमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप लॉटरी विनिंग है? आपका वो पेमेंट टीडीएस काट के गवर्नमेंट के जो आपके पैन नंबर है, गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा आपके पैन नंबर पे। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा आपने लॉटरी से विन किया है, तो वो ये जो है ना, ये इसमें आईटीआर 1 में नहीं आएगा। आईटीआर 1 फाइल ही नहीं कर सकता जो ये ऐसा कोई इनकम किया है तो। ठीक है, अब कौन कौन नॉट एलिजिबल है? देखो एलिजिबल कौन नहीं है। सबसे पहली बात देखो, इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, इनकम अगर अबव उसका 50 लाख क्रॉस कर गया तो वो एलिजिबल नहीं है। सेकंड कौन एलिजिबल नहीं है? कोई भी डायरेक्टर, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो चाहे लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हो। सपोज मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मेरा अदर बिजनेस भी है, मेरा प्रैक्टिस भी है, मेरा करण सिंघानियन कंपनी में सीओपी भी लेके रखा हूं, मेरा प्रैक्टिस भी चलता है, ठीक है ना। मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी हूं, तो क्या मैं ये फाइल कर सकता हूं आईटीआर 1? नहीं कर सकता, ठीक है ना। जबकि मुझे मिल रहा है 2-3 तरीके से इनकम है, लेकिन मैं डायरेक्टर हूं तो मेरा ये नहीं चलेगा, ये फाइल नहीं कर सकता मैं। अब सपोज करो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, किसी कंपनी में किसी कोई, अगर सपोज करो आप किसी कंपनी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, कल मैंने समझाया था ना ये लिस्टेड कंपनी क्या होता है, कल भी समझाया था। तो देखो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी को समझना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी कौन है? जो स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी शेयर्स ट्रेडिंग होती है, जो मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स यू कैन बाई और सेल। क्यों? देखो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया है कि भाई आपने 1 करोड़ रुपया लगा के शेयर्स खरीद लिया रिलायंस का, या 1 करोड़ रुपया लगा के आपने सिप्ला का शेयर्स खरीद लिया, आपको उम्मीद थी कि मैं इसमें 10% पैसा कमा लूंगा, तो 2-3 दिन रख लेता हूं, 2-3 दिन के बाद बेच दूंगा। तो अगर आप बेचोगे नहीं, तो बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देगा, तो आप शेयर खरीदोगे नहीं ना। इसीलिए पब्लिक को क्या बोलता है, पहले पैसा सब्सक्राइब करो। जब सब्सक्राइब आ जाता है कंपनियों के पास पैसा, कंपनी सपोज करो 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करना चाहती है, तो 500 करोड़ के लिए ना इन्विटेशन टू पब्लिक क्या करेगा, वो बोलेगा आप मेरे शेयर्स खरीदो। पहले वो शेयर्स को बेचेगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के सबको शेयर्स बेच देगा, उसके बाद उसकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है फॉर ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी हैं, आपने 12th में ये बात पढ़ा होगा। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो प्राइमरी मार्केट में पैसा इकट्ठे की जाती है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में वही शेयर्स लिस्ट होता है, ताकि आप जब मर्जी बेच के निकल जाओ, जब मर्जी फिर से आप सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हो। जो आपने प्राइमरी मार्केट में खरीदा वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में दोबारा खरीद सकते हो, दोबारा बेच सकते हो। ये ट्रेडिंग चलता है। और इंट्राडे जो चलता है ना, हम लोग देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वो गैम्बलिंग है। एक्चुअल में गैम्बलिंग लोग कहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट को हम गैम्बलिंग नहीं बोल सकते। ये इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोगों के लिए गैम्बलिंग है, हाँ इंट्राडे को गैम्बलिंग कह भी सकते। क्यों? इंट्राडे में श्योरिटी नहीं है, सब कुछ अनसर्टेनिटी है। कब मार्केट ऊपर चला जाएगा, कब डाउन चला जाएगा। 1 सेकंड में करोड़पति बना सकते हैं, 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए लेके जा भी सकता है। ये इंट्राडे इतना खतरनाक मार्केट है। इंट्राडे मतलब आज माल लिया, आज ही आपको बेचना है। माल किसको बोल रहे? गुड्स को। गुड्स जो है ना, गुड्स को शेयर्स जो है, आपने आज सुबह खरीदा, 9:15 बजे खरीद लो, 3:30 बजे तक बेच दो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आपने उसकी पोजीशन को होल्ड कर लिया, आपने माल तो खरीद लिया 9:15 बजे, जैसे ही खरीदा आपने 2-3 दिन होल्ड कर दिया, वो फिर इंट्राडे नहीं हुआ, वो डिलीवरी हो गया। तो ये लिस्टिंग में ये जो है ना ट्रेडिंग चलते रहता है। ये ट्रेडिंग जो चलता है वो सबको, ये ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास जैसे बैंक में एक खाता होना चाहिए ना, बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप बैंक में पैसा ट्रांजेक्ट करोगे, किसी को पैसा लो, किससे पैसा लोगे, किसी को पैसा भेजोगे, तो उसके लिए बैंक में एक अकाउंट चाहिए ना।
वैसे ही अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना है तो डीमेट अकाउंट यू हैव टू होल्ड अ डीमेट अकाउंट मस्ट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में डील नहीं कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में डील करने के लिए जैसे बैंक में एक अकाउंट चाहिए, वैसे एक डीमेट में एक अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट आप कैसे खुलवाओगे? कुछ बैंक्स हैं जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विजया बैंक, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे बैंक हैं, शायद विजया बैंक मार्च हो गया, ठीक है ना, अभी उसका लेटेस्ट नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे कुछ बैंक्स हैं जैसे कैनरा बैंक, इनमें आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, प्लस ब्रोकर के भी पास खुलवा सकते हो। ये बैंकर है, बैंकर भी ब्रोकर ही है, सबको ब्रोकर बोलेंगे। जो भी डीमेट अकाउंट का सर्विस दे रहा है ना वो ब्रोकर ही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। अब देखो कोटक महिंद्रा, कोटक सिक्योरिटीज के नाम से ये ब्रोकर चलाता है, कोटक सिक्योरिटीज के नाम से। ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उनको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, करोड़ों रुपए डिपॉजिट है। डिपॉजिट रख के ही आप लाइसेंस ले सकते हो। कोई अगर ब्रोकर है ना, विदाउट डिपॉजिट, विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, विदाउट लाइसेंस ऑफ द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके परमिशन के बगैर आप ब्रोकर नहीं बन सकते। इसका मतलब आप पब्लिक से पैसा ले लो। जब ब्रोकर कोई बनता है तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है कि आप मेरे को 1 लाख रुपए डिपॉजिट दे दो और 1 लाख रुपए का माल खरीदो, सारा दिन में खरीदो, चाहे कल खरीदो चाहे परसों खरीदो, हमें तो पैसा एडवांस में चाहिए। अगर आपके पास ब्रोकर के पास पैसा नहीं है तो आपको माल लेने भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो ब्रोकर कौन बन सकता है? ब्रोकर कोई भी बन सकता है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन मीट करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन कुछ है, वो सेबी के गाइडलाइंस आपको सेबी के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो उसमें पैसा बहुत डिपॉजिट चाहिए। तो ब्रोकर जो एग्जांपल दे देता हूं, प्राइवेट ब्रोकर कौन कौन है। जैसे आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, जीरोधा इज प्राइवेट, ये डीमेट अकाउंट खुलवाने वाला, ये भी ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है। एंजिल ब्रोकिंग लिमिटेड, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है। और भी 2-3 नाम है, इंडिया बुल्स भी है शायद, ये हाँ ये भी स्टॉक ब्रोकर ही है। IIFL है, ये भी स्टॉक ब्रोकर है ना। उसके फाइनेंस कंपनी भी है, स्टॉक ब्रोकिंग भी है। तो ये मैंने 2-3 जो है ना बड़े बड़े जो प्लेयर है मार्केट का, उसके बाद शैम्को के नाम से है, 5 पैसा भी है, 5paisa.com, ये मोतीलाल ओसवाल, ये सारे ब्रोकर है, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। इनके पास अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हो। इनके थ्रू करना पड़ेगा। आप स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट 1 रुपये का माल परचेस नहीं कर पाओगे। सिंगल रुपये का माल भी परचेस करना हो ना तो आपको ब्रोकर के पास पहले डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, देन यू कैन परचेस टू द एक्सचेंज। डायरेक्ट एक्सचेंज में आप डील कर सकते हो, उनके वेबसाइट के थ्रू, उनके पोर्टल के थ्रू, उनके एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर बैंकर है, जैसे कुछ बैंकर है जैसे SBI, उसका HDFC सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज, हाँ कोटक सिक्योरिटीज, ये भी स्टॉक ब्रोकर है। तो इनके थ्रू भी आप स्टॉक ब्रोकिंग जो है डीमेट अकाउंट खुलवा के स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कौन है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। मैं ईच एंड पॉइंट आपको ब्रीफ में पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको कहीं भी आगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, और आप एकदम महारती हासिल करके काम कर सको। क्योंकि आपने बहुत हाई लेवल की पोजीशन होल्ड करनी है, तो आपको पूरा डिटेल में इसको बारीकी से जानना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी कौन है? सपोज करो कोई भी एक नाम देता हूं, गुडविल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी का ना तो शेयर मार्केट में इशू हुआ है, इन्होंने अपने ही कैपिटल लगा के बिजनेस करा या लोन लेके बिजनेस कर रहा है, इन्होंने मार्केट में कोई शेयर इशू नहीं किया, तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। इन्होंने मार्केट में ना शेयर इशू किया, ना इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया, तो ये अनलिस्टेड। और अगर किसी ने शेयर को इशू कर दिया और मार्केट में शेयर इशू हो गया, पब्लिक ने उसके शेयर्स को लिया, जैसे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके शेयर्स लिस्टेड है, अदानी पोर्ट, ठीक है ना। मैं 5-6 कंपनी का नाम बोला हूँ, लिस्टेड कंपनी का बताता हूँ। जैसे येस बैंक लिस्टेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिस्टेड है, SBI लिस्टेड है, ये बैंकों का नाम है। कुछ कंपनियों का नाम बताता हूँ, दवाई की कंपनी है जैसे सिप्ला लिस्टेड है। अब मारुति लिस्टेड है। उसके बाद हीरो मोटर कॉर्प, ये लिस्टेड है, ठीक है ना। ऐसे आपका अदानी पोर्ट लिस्टेड है, अदानी एंटरप्राइजेज लिस्टेड है, ये सारी कंपनियां लिस्टेड है। इन्होंने पैसा मार्केट से लिया है, मार्केट से पब्लिक से 10-10 रुपए करके लिया है, लेके बिजनेस में अपना इन्वेस्ट किया है और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए लिस्ट करवा दिया। दैट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। और उनको प्रॉफिट पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड किसको मिलता है? सपोज करो आपके पास 100 शेयर है, तो अगर आप उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी, तो वो शेयर प्रो रेटा बेसिस जो है आपका जो हिस्सा निकलेगा आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अनलिस्टेड कौन है? जो लिमिटेड कंपनी है, नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है पर वो अनलिस्टेड है, पब्लिक से पैसा नहीं लिया, वो अपने पैसे में अपने कैपिटल पे बिजनेस कर रहा है, और ना ही वो कोई पैसा सब्सक्राइब के लिए इन्विटेशन दिया है। वो पब्लिक
हो सकता है लोन लेके बिजनेस कर रहा हो, बैंकों का लोन होगा या प्राइवेट फाइनेंस होगा, लेकिन उन्होंने शेयर इशू नहीं किया, पब्लिक को नहीं किया, ठीक है ना। चलो, अब रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब ये हुआ कि रेजिडेंट तो है, भारत का तो है, हिंदुस्तानी तो है, लेकिन वो रेजिडेंट ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब ऑर्डिनरी वो रहता ही नहीं है, हमेशा ओवरसीज में ही रहता है, फॉरेन कंट्रीज में ट्रेवल करता है, तो हमेशा फॉरेन कंट्रीज में ही रहता है। 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर कोई रहता है ना अपने देश पे, अपने कंट्री में, इंडिया में, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब 182 डेज रहता ही नहीं है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन एक है नॉन रेजिडेंट, एनआरआई। एनआरआई तो हमेशा बाहर ही रहता है, तो इंडियन तो है लेकिन एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो वो बाहर का ही है, ये भी फाइल नहीं कर सकता। इसमें आईटीआर 1 का इसमें एडॉप्ट जो है इसका फैसिलिटी नहीं ले सकता। दूसरा, इंडिविजुअल हु हैव अर्न्ड इनकम थ्रू फॉलोइंग मीन्स। क्या क्या आप देख लो, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन जो हाउस प्रॉपर्टी, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, वो ये आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता, ठीक है जी। ठीक है, अब लॉटरी से आपने पैसा कमाया, लीगल गैम्बलिंग करके पैसा कमाया। देखो, गैम्बलिंग 2 टाइप का होता है, एक इलीगल, एक लीगल। लीगल गैम्बलिंग जैसे ऐप चल रहा है, इन्होंने परमिशन लिया हुआ है, परमिशन लेके ये गैम्बलिंग चला रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनके पास ऐप का परमिशन है, तो जुआ खिला रहा है। लेकिन ये जो गैम्बलिंग खिलवा रहा है, इसका गैम्बलिंग जो है ये लीगल गैम्बलिंग है, और ये इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना। रेस हॉर्सेस जो है उसमें पैसा लगा के कोई अगर पैसा विन किया, जीता, और वो जो है उसकी इनकम वाले जो वो अगर रिटर्न फाइल करना चाहेगा आईटीआर 1, वो नहीं कर सकता। अब टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है? देखो, कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कैपिटल गेन ये आपको इनकम टैक्स में बार बार आपको आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ कि 1 साल के ड्यूरिंग द 1 ईयर जो आपने पैसा कमाया ना, तो वो अपने शेयर्स में लगाया, आपने पैसा कमा लिया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल में, सपोज करो 1 साल में आपने पैसा कमा लिया, आपने आज सिप्ला का माल खरीदा, एक करीब 1 लाख का माल खरीद लिया और आपने पैसा कमा लिया, वो कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन शेयर्स में जो पैसा कमाते हैं ना, वो कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। अब एग्रीकल्चरल इनकम, देखो कितना छोटा सा अमाउंट अलाउ किया है, जिसकी इनकम 5,000 से ऊपर हो गया, एग्रीकल्चर जो इनकम करते हैं ना, उनका इनकम अगर 5,000 से ज्यादा हो गया ना, वो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर तो आपके पास सैलरी इनकम भी है, एक प्रॉपर्टी से आपके पास इनकम भी आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी, और अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, अगर आप खेती बाड़ी भी करते हो, आप एग्रीकल्चर भी करते हो, आपकी इनकम 5,000 से नीचे है, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप 5,000 से ऊपर इनकम कर रहे हो ना, एग्रीकल्चर इनकम आपने शो कर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, बहुत मुश्किल है शो करना, तो ये थोड़ा कैच है इसमें, ठीक है ना। वो पैसा कैसे ले रहा है कैसे नहीं ले रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर कैश है तो वो जरूरत नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। तो ये जो कैच है बस वो बोल दिया, अगर आप डिक्लेयर करो 5,000 से ऊपर है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है उसके लिए तो ये है ही नहीं है, आईटीआर 1 तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये इसमें आ ही नहीं सकता। अच्छा, अब रेजिडेंट दैट हैज एसेट्स, अगर किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी एंटिटी में बाहर, अगर सपोज करो आपका आउटसाइड इंडिया किसी भी रेजिडेंट जो इंडियन है, हो सकता है आउटसाइड इंडिया ओवरसीज कंट्री में कोई आपका अकाउंट है, बाहर सोच लो कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, आप उसके साइनिंग अथॉरिटी भी हो, और कोई आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स भी है, वहां पे आपका कोई इंटरेस्ट है, बाहर के कंट्री में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वहां से आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, या आपका कोई बैंक अकाउंट है वहां पे, तो ऐसे केसेस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। जब आप रेजिडेंट हो, इंडिया में रह के, मुंबई में रह के, या बाहर के कंट्री में आप अकाउंट खुलवा के रखे हो, या वहां पे कोई इन्वेस्ट करके रखे हो, वहां से कोई अर्निंग आ रही है, आपकी कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अगर है, तो आप ये जो है इनकम आईटीआर 1 में फाइल नहीं कर सकते हो, अपने इनकम शो नहीं कर सकते हो। अच्छा, दूसरा डबल टैक्सेशन रिलीफ, ये ना इंडिविजुअल क्लेमिंग रिलीफ ऑफ फॉरेन टैक्स पेड और डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर सेक्शन 90A91। ये डबल टैक्सेशन को समझो पहले। डबल टैक्सेशन पे क्या होता है कि सपोज करो मैं यूएस में रहता हूं और मैं इंडिया में भी रहता हूं, ठीक है ना, 6 महीना उधर 6 महीना इधर। अब क्या होता है कि मैंने कुछ इनकम यूएसए में इनकम करा, तो यूएसए की गवर्नमेंट तो मुझे नहीं छोड़ेगा ना, यूएसए की गवर्नमेंट तो ये बोलेगा ना कि आपने जो कमाया मेरे देश में पैसा दे दो।
ठीक है ना। अब इंडिया में भी आया, अब वही चीज मैं इंडिया में भी कमा रहा हूं, ठीक है ना। तो इंडिया में भी जब कमा रहा हूं तो इंडिया में भी बोलेगा कि भाई आप तो सपोज करो आप इंडियन ही हो, चलो आप इंडियन हो, आप इंडियन किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करके बाहर गए, तो आप उधर भी पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना। उधर उधर सैलरी आपको उधर से भी मिल रहा है और इधर इधर से भी मिल रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको एक कंट्री से मिलेगा, तो आपको सपोज करो उधर की कंट्री से पैसा दे रहा है और इधर की कंट्री से भी आपकी कोई इनकम हो रहा है, तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। इधर के कंट्री से कोई भी आपका इनकम हुआ तो आपका डिडक्ट हो गया, यहाँ पे टीडीएस चाहे डिडक्ट हुआ, चाहे कुछ भी इनकम डिडक्ट कर लिया गवर्नमेंट ने, और उधर आपकी सपोज करो सैलरी डिडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उधर भी टैक्स लग गया और इधर भी आपकी कोई इनकम है तो इधर भी टैक्स लग गया, तो आपका दोनों जगह से टैक्स कट रहा है ना, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। तो उनका एक ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट है कि इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे जिससे कि एक जगह टैक्स लगे, ठीक है ना। इसका ये आगे चैप्टर है, ये आपको बताऊंगा डबल ट्रीटी कैसे होता है कि एक ही जगह अगर टैक्स लग गया तो दोबारा दूसरे कंट्री में टैक्स ना लगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे भी टैक्स लग गया और वहां पे भी टैक्स लग रहा है, तो ऐसे केसेस में डबल आपकी दो कंट्री में आपका टैक्स इन्वॉल्व हो गया ना, तो आपको या तो वहां से रिलीफ लेनी पड़ेगी या तो यहां से लेनी पड़ेगी। अगर आप वहां से भी रिबेट क्लेम कर रहे हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो और इधर भी बोल रहे हो मेरा इनकम इतना था, इधर भी मुझे रिलीफ दे दो, मुझे एग्जेम्पशन दे दो, तो ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा ना कि आपने वहां से लिया या नहीं लिया। तो इस केस में क्या बोल रहा है गवर्नमेंट कि आपका फॉरेन इनकम कुछ अगर है, आपका डबल टैक्सेशन में अगर आप फॉल करते हो तो आप ITR 1 में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब डिफर्ड इनकम टैक्स ESOP, ESOP क्या है? अब देखो ESOP क्या है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है, सपोज करो एक स्टार्टअप कंपनी में काम करो, एक नया कंपनी खुला, सपोज करो 2 साल पुराना है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडिया लिमिटेड एग्जांपल, या टाटा इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी स्टार्टअप है, बिल्कुल नई नई खुली है। अब उन्होंने बोला मैं तो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कर लिया। स्टार्टअप देखो, स्टार्टअप बोलने से स्टार्टअप नहीं होगा, स्टार्टअप का ना एक डेफिनेशन है, भारत सरकार का एक स्टार्टअप का डेफिनेशन ये है कि आपको स्टार्टअप में ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है पहले। उनकी एक पोर्टल है, आप गूगल में सर्च करना स्टार्टअप, जैसे हमारी एक कंपनी है listdat.com प्राइवेट लिमिटेड, वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है। हमने पहले गवर्नमेंट को बताया कि हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखो, हमारा बिजनेस प्लान देखो, हमारा एक यूनिक आइडिया, हमारे पास यूनिक आइडिया जो हम भारत में रोजगार भी पैदा करेंगे, इनकम भी पैदा करेंगे और हम जॉब भी क्रिएशन करेंगे, मतलब दोनों चीजें करेंगे, जॉब भी क्रिएशन करेंगे और रोजगार भी बहुत अच्छा पैदा करेंगे और इनकम भी जनरेट करेंगे और यूनिक आइडिया है। तो स्टार्टअप में अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया, सपोज करो कोई कंपनी है रजिस्टर्ड करा लिया, ठीक है ना, वो तो ऐसे कंपनी क्या करती है, बहुत से टाइम उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी स्टार्टअप न्यू कंपनी है ना, कोई भी न्यू कंपनी होती है तो स्टार्टअप उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को बोलते हैं देखो भाई आपका तो हाई पेड सैलरी हो और मुझे टेक्निकल बंदा चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, एक इंजीनियर 1 लाख से नीचे काम नहीं करेगा। हाँ, एक चार्टर अकाउंटेंट चाहिए मुझे, चार्टर अकाउंटेंट 1.5-2 लाख से नीचे काम करना नहीं चाहता महीने का, है ना जी। तो वो क्या बोलेगा, देखो जी मुझे आप तो टैलेंटेड हो, आपका टैलेंट मुझे चाहिए, है ना, आई नीड योर टैलेंट, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि आप एक काम करो, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं 1 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना, आप ना मुझसे 50,000 सैलरी ले लो और 50,000 ना ESOP ले लो, मेरे से शेयर्स ले लो। शेयर्स मतलब जब इनकम जनरेट होगा, अभी तो इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस में है कंपनी, या लॉस में ही है, अभी शुरुआत हुई है मेरी कंपनी। तो मैं ESOP स्कीम में, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में आपको मैं कुछ आपको ना शेयर्स इशू कर देता हूं। जैसे आप पैसे देकर मार्केट में शेयर करते हो ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर करते हो, तो ये स्टॉक ऑप्शन में एम्प्लॉय को स्टॉक दे देता है कि आप इस शेयर से ले लो मेरे से। कितना शेयर, चलो 5,000 शेयर्स ले लो, आपके नाम से 5,000 शेयर्स में डिस्काउंट में दे दिया या ये रेट पे दे दिया, 10 रुपए की जगह 15 रुपए में दे दिया, ठीक है ना। और जब इनकम जनरेट होगी तब आप बेच के निकल जाना, आपकी मर्जी है, आप रखो, आप 5 साल 10 साल रखो, अपने आप ही प्रॉफिट आएगा। तो क्या करते हैं कुछ जो है ना एम्प्लॉय समझदार होते हैं, वो देखते हैं कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो चलो मैं स्टॉक ऑप्शन ले लेता हूँ, 50 तो मिल ही रहा है, 1 लाख ना से। बाद में जब कंपनी बड़ी होगी तो हमारे पास ये 50,000 की स्टॉक हो सकता है 5 करोड़ बन जाए, है ना। एक विप्रो की कहानी भी है, कभी मैं आपको शेयर करूंगा, बाद में इस टॉपिक में नहीं करूंगा, सिंपल है, 10,000 करके 5 साल तक किसी ने इन्वेस्ट किया, वो करीब करीब 5 करोड़ का इंसान बन गया। वो इस विप्रो का शेयर इतना मतलब ज़्यादा हाई रेट में, मतलब वो मार्केट प्राइस में ट्रेड करने लगा मार्केट में। वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा आपको, शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दूंगा, जिससे कि आपकी भी फ्यूचर, देखो अगर आप लोग 24-25 साल के हो, अभी आपके पास
पूरा अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो। इंट्राडे कभी नहीं करना, इंट्राडे में कभी आप कमा नहीं पाओगे, इंट्राडे में नुकसान होगा ही होगा। 99% पीपल इंट्राडे में नुकसान करता है, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आज नहीं कल वो रिटर्न देके जाएगा। सपोज करो मारुति के शेयर में इशू आप लगा रहे हो, आप इन्वेस्ट कर दो 100 शेयर के, एक 100 शेयर लेके छोड़ो, हर महीने एक एक शेयर लो, 100 रुपया इन्वेस्ट करो। आपके लिए 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन्वेस्ट करते रहो, एक एक शेयर लेते रहो। 5 साल बाद देखोगे वही शेयर 100 रुपये के शेयर ना 5000 रुपये पर शेयर हो गया होगा, ठीक है ना। वो मैं पूरा क्लास बताऊंगा एक अलग से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन में भी जो शेयर्स लेते हैं ना, वो भी अगर एलिजिबल स्टार्टअप से लिया तो उसको जो है ITR 1 में फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी इनकम जनरेट करने वाला है कभी ना कभी, ठीक है ना। अब जैसे स्टॉक में एक तो शेयर्स हो गया, एक ना कॉन्ट्रैक्ट चलता है आपको मार्केट में डेली, एक ट्रेडिंग चलती है, एक्सक्यूज मी। तो मार्केट में और एक कॉन्ट्रैक्ट चलती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपने नाम सुना ही होगा। फ्यूचर ऑप्शन में भी मार्केट में ट्रेडिंग होता है। अब वो फ्यूचर ऑप्शन क्या, मैं छोटा सा ब्रीफली बता देता हूं, लेकिन शेयर मार्केट के बाद जिस दिन आपको लेक्चर दूंगा उस दिन सारे कुछ समझा दूंगा। ऑप्शन में क्या होता है, सपोज करो अभी सिप्ला का शेयर से 1000 रुपये चल रहा है सपोज। अब ऑप्शन क्या बोलता है कि अगर पुट ऑप्शन खरीदते हो, पुट अगर किसी ने डिसाइड किया सुबह 9:15 पे या 3 बजे या 2:30 बजे 2 बजे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, वो सोचता है कि ये 1000 रुपये में मार्केट प्राइस हम ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग मतलब ये मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा होने वाला है, शायद अंदर का खबर है या कुछ बैलेंस शीट में कुछ उसका बैलेंस शीट निकल, क्वार्टरली जो बैलेंस शीट रिलीज होता है वो होने वाला है, या कुछ भी ऐसा आइडिया लगाया। एनालिसिस जो करते हैं ना उनके पास सारे आइडिया होते हैं, उनको लगा कि नहीं ये मार्केट गिर सकता है, अभी मार्केट गिर सकता है तो 1000 से 900 रुपये हो सकता है। तो क्या करेगा वो, पुट को बाई कर लेगा। पुट को बाई करने से क्या होगा, पुट बाई करने से मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा वो उसको 100 रुपये का फायदा हो जाएगा पर शेयर। और अगर कॉल को बाई करता है ना, कॉल बाई करने से मार्केट अगर 1000 रुपये की शेयर 1100 रुपये हो जाएगा तो उसको 100 रुपये का फायदा होगा। कॉल मतलब ऊपर जाएगा, मार्केट 1000 रुपये में मार्केट प्राइस में चल रहा है, वो ऊपर जा रहा है तो कॉल अगर बाई किया है तो उसको प्रॉफिट होगा। और अगर पुट बाई किया है तो नीचे अगर मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ये पूरा गैम्बलिंग है। कभी ऑप्शन और फ्यूचर में तो पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सपायरी इसका वीकली होता है और मंथली भी होता है। तो ये 101% गैम्बलिंग जैसा ही है, ठीक है ना। शेयर्स में इशू कर लो, उसकी पैसा सेफ है। फ्यूचर ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आपके पास बहुत वाइब्रेंट न्यूज है तब तो ऑप्शन में आप करोड़पति बन सकते हो विद इन ए मिनट। जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, आपको याद है कोरोना का लॉकडाउन हपजर्डली डिक्लेयर्ड, एकदम अचानक से रात को 8 बजे डिक्लेयर हुआ कि कल लॉकडाउन। उस लॉकडाउन के दौरान ये सबने आइडिया लगा लिया था, जो मार्केट में बड़े बड़े एनालिसिस्ट होते हैं ना और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता था कि ये जो ट्रायल बैन है, एक दिन का जो स्ट्राइक है, एक दिन का जो ये था बंद था, वो बंद जो है इसका मतलब वो टेस्ट चल रहा है कि आने वाले दिन में थोड़ा लंबे समय के लिए बंद होगा। तो उस दिन लोगों ने, जो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, करके पुट बाई कर लिया। मार्केट नीचे गया धड़ाम से, 50% मार्केट क्रैश हुआ विद इन 1 वीक। आप देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा उसका निफ्टी एकदम, अगर आज 11,000 में है तो 6,000 7,000 में निफ्टी आ गया था। तो उसमें करोड़ों रुपया बनाया लोगों ने, जिसने पुट बाई करके रखा ना। सोच लो 10 रुपए का माल था तो वो 10 रुपए से वो 1000 रुपये भी कमाया। सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके 1000 रुपये कमाया, और एक ही दिन में कमाया, 2 दिन में कमाया, ऐसे ही मतलब 1 वीक के अंदर अरबों खरबों रुपया बना लिया। जिनको आइडिया था उन्होंने बना लिया। जो साधारण आदमी है, जिनको मार्केट का इतना आइडिया नहीं होता, मार्केट को रीड नहीं करता, उनको पता नहीं होता। जो MBCS है, जो नॉलेजेबल है, जो CA है, जो CS है, इनके पास पूरे नॉलेज होता है। जो मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं उनको सारे आइडिया होता है होने वाला क्या है, वो कर लेते हैं और पैसा कमा के निकल जाते हैं, वो अरबपति। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CA चार्टर अकाउंटेंट राकेश झुनझुनवाला, अब वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो राकेश झुनझुनवाला एक छोटा सा गाँव राजस्थान के थे और वो चार्टर अकाउंटेंट थे। उन्होंने चार्टर अकाउंट की प्रैक्टिस तो शुरू किया नहीं था, बॉम्बे जाके, राजस्थान से गाँव से जाके। उनके पापा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, प्रैक्टिस में थे, और वो राजस्थान से बॉम्बे जाके उन्होंने बहुत बड़ा ट्रेडिंग का काम शुरू किया। छोटा छोटा से शुरू किया, अरबों खरबों रुपया पैसा कमा के इस दुनिया से अलविदा हो गए, ठीक है ना।
एक इंडियन इसका नाम है, और एक दूसरा नाम आप बाहर का ले लो, वारेन बफेट, सबने नाम सुना होगा। ठीक है, चलो ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उस डिस्कशन करूंगा। तो मैंने कि कौन कौन नहीं कर सकता, पहले ये देखना है। नंबर 1, जिसका टर्नओवर, जिसका इनकम 50 लाख से ऊपर है, वो आईटीआर 1 में नहीं आ सकता। इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जिसका इनकम 50 लाख से ऊपर है नहीं आ सकता। कोई भी एक कंपनी में डायरेक्टर है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, कोई भी कंपनी में कोई डायरेक्टर इंडिविजुअल, वो भी नहीं हो सकता। जैसे मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी ने अनलिस्टेड कंपनी, सपोज करो मैं एक अनलिस्टेड कंपनी है मेरी, एक लिमिटेड कंपनी है मेरी, और उसमें मेरी कंपनी अनलिस्टेड है, उसमें भी मैंने शेयर्स ले रखा है, तो भी मैं नहीं कर सकता आईटीआर 1 फाइल। रेजिडेंस मैं नहीं हूं, नॉन रेजिडेंट हूं, नहीं कर सकता। एनआरआई हूं, नहीं कर सकता। इंडिविजुअल हु हैव अर्न, मैं एक प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी से कमा रहा हूं, मेरी 2-3 प्रॉपर्टी है, वहां से कमा रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। लॉटरी से नहीं कमाया, नहीं कर सकता। हॉर्स रेस बेटिंग लगा के कमाया, नहीं कर सकता। गैम्बलिंग खेल के पैसा कमाया, नहीं कर सकता आईटीआर 1। टैक्सेबल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म हो कैपिटल, लॉन्ग टर्म गेन हो, मैं अगर कैपिटल गेन कर रहा हूँ, शेयर्स को सेल परचेस करके पैसा कमा रहा हूँ, नहीं कर सकता मैं आईटीआर 1 फाइल। एग्रीकल्चरल इनकम मेरा 5,000 से ऊपर है और बाकी सारे कुछ मैच कर रहा है, सिर्फ 5,000 से ऊपर भी मेरा इनकम चला गया तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा कोई बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तो भी नहीं कर सकता। अब कर कौन सकता है, बस ये याद रखना है। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशनर जो है वो कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी कर सकते हैं। 50 लाख के अंदर आपकी इनकम है, कर सकते हो आप इंडिविजुअल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी एफडी की इनकम है, कर सकते हो। आपने जुआ खेल के पैसा कमाया है, नहीं कर सकते। विनिंग लॉटरी नहीं कर सकते, हॉर्स रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कर सकता है वो आपको बता दिया, 50 लाख के नीचे आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। जैसे आप लोग हो, आप लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आप लोग कर सकते हो। आपके पास कोई, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई आपका यहाँ पे बाढ़ है। ठीक है ना, तो ये हो गया। जो नहीं कर सकता उसका भी बता दिया। कोई भी कंपनी में डायरेक्टर होगा ना, नहीं कर सकता। किसी के पास शेयर्स होल्ड है अनलिस्टेड कंपनी का, नहीं कर सकता। हाँ, लिस्टेड कंपनी का अगर शेयर्स है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इंडिविजुअल, अगर आपने लॉटरी से पैसा कमाया, मोर देन 1 प्रॉपर्टी से कमाया, टैक्सेबल कैपिटल गेन कमाया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अनलिस्टेड कंपनी तो शेयर इशू ही नहीं करती है ना, तो अनलिस्टेड तो वही हुई जो शेयर इशू नहीं करती। अनलिस्टेड शेयर इशू करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना। अगर शेयर नहीं होगा तो कंपनी कैसे बनेगी? मैं आपको एग्जांपल ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता जी, हूं, आप समझ लो। ओके। ये बहुत अच्छा बात है, आपने क्वेश्चन करा, वन साइडेड हो रहा था, आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं गूगल करता हूँ। ओके सर। अब मैं मास्टर डेटा ढूंढता हूँ। ठीक है, मास्टर डेटा एमसी। ओके, माइक ऑफ कर ओके दो, सर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माइक ऑफ कर दो। सपोज करो कॉस्मस, इस कंपनी का नाम मेरे को याद है, लिमिटेड है। ठीक है ना, ये कंपनी है A4। देखो, अब ये कंपनी का सारे मास्टर डेटा खोल के हमने पता कर लिया। कॉस्मोस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, आरओसी चंडीगढ़ की कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप ऑनर कैसे हुए कंपनी का? देखो, कंपनी के जो ऑनर है ना, वो शेयर खरीद के ही आप बन सकते हो। कोई भी कंपनी लिमिटेड, अगर आप शेयर खरीद लो तो ही आप ऑनर बनोगे ना। अगर आप डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर तो नौकरी करता है, डायरेक्टर तो जॉब करता है। ठीक है ना, जो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जॉब करता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 चाहिए। ठीक है, माइक ऑफ कर दो, ठीक है। दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, माइक ऑफ कर दो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, माइक ऑफ कर दो। पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन 2 डायरेक्टर क्या शेयर होल्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक कंपनी में 2 डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑनर भी हो गया और डायरेक्टर भी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एक लिमिटेड कंपनी लॉन्च कर रहे हो आप, लिमिटेड कंपनी जब होगा तो मिनिमम डायरेक्टर 3 की रिक्वायरमेंट है। 3 डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, मिनिमम डायरेक्टर 3, और मेंबर कितना चाहिए? 7 जो मेंबर चाहिए वो शेयर होल्डर्स होते हैं। 7 के 7 जो है शेयर होल्डर्स होंगे। अगर 7 नहीं है शेयर होल्डर्स तो वो कंपनी फॉर्म होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो अब यहां पे देखो इतने सारे डायरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अभी नो के नो डायरेक्टर क्या शेयर होल्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, शेयर होल्ड भी कर सकता है। लेकिन अगर इनके पास शेयर नहीं है तो खाली डायरेक्टर, तो कंपनी किस बेस पे बनी? तो फिर लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं हुआ ना कंपनी। तो कंपनी अनलिस्टेड, ये अनलिस्टेड कंपनी है, देखो ये अनलिस्टेड लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसमें तो डायरेक्टर्स हो जाएगा ना, तो उसका पैन नंबर से इसका अपॉइंट होगा। लेकिन इनका पैन नंबर नहीं है। इवन आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को भी बताना पड़ेगा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूं सो एंड सो कंपनी में। आईसीएसआई को एक ना कोड इशू करेगा, वो कोड भी इनको एक फाइल करना पड़ेगा DIR 12 में, डायरेक्टर 12 में ये फाइल करेंगे, बोलेंगे कि मैं इस कंपनी में अपॉइंटेड हूँ। कोई भी सीए कहीं भी अपॉइंट करता है या कुछ भी होता है, उनको पूरा जो है ना अपने इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर उनको बताना पड़ता है, ठीक है। उनसे परमिशन चाहिए, आईसीएसआई के मेंबर्स को तो परमिशन चाहिए पहले कि मैं इस कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ एज ए कंपनी सेक्रेटरी। एज ए अकाउंटेंट जॉब करोगे ना तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, एज ए अकाउंट्स मैनेजर कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बट कंपनी सेक्रेटरी इज ए पोस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक चेयर है। कंपनी सेक्रेटरी अगर रिजाइन देता है तो शेयर मार्केट हिल जाता है 1 दिन 2 दिन के लिए। सीएफओ अगर रिजाइन देता है, लिस्टेड कंपनी का शेयर मार्केट एक ही दिन में एकदम 20% 15% क्रैश कर जाता है, समझ गए। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी हो जाता है, डायरेक्टर रिजाइन देता है तो 15% 20% अनसर्टेनिटी हो जाता है। तो ये लिस्टेड एक कंपनी अगर लिमिटेड है वो अनलिस्टेड भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने मेंबर्स को, जो मेंबर्स है 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, उसको वो शेयर इशू करेगा और उससे पैसा लेकर बिजनेस करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ITR 1 का। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। ITR 1 सबसे पहला फॉर्म ITR 1 बहुत इजी है। कौन फिल कर सकता है इसको? ITR 1 फाइल कर सकता है नॉर्मल, जो सिर्फ सैलरी इनकम पेंशनर है वो कर सकते हैं, और जिसका इनकम 50, किसी का सैलरी 50 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है ना, 10 लाख रुपए हर महीने भी सैलरी हो सकता है किसी का। किसी का सैलरी 50 लाख तो क्या 25 लाख भी नहीं होता, तो वो तो कर सकते हैं 50 लाख से नीचे जिसका है, जिसका सैलरी और पेंशन इनकम, जिसका 1 प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी से भी आता है वो भी कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनका FD इनकम होना चाहिए, ना कि लॉटरी, हॉर्स रेस और गैम्बलिंग, ये सबसे नहीं होना चाहिए। नॉट एलिजिबल, कोई कंपनी में डायरेक्टर हो नहीं कर सकते हो, 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप आप रेजिडेंट नहीं हो, NRI हो तो नहीं कर सकते। आपका कोई भी मोर देन 1 प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, सोच लो 1 प्रॉपर्टी हैदराबाद में, 1 प्रॉपर्टी मुंबई में, आपका 2 प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। आपका हॉर्स रेस, लॉटरी, लीगल, गैम्बलिंग, स्ट्रक्चर, ये इनकम आ रहा है नहीं कर सकते। कैपिटल गेन से इनकम आ रहा है आप नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर आ रहा है नहीं कर सकते। बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रहा है नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका कोई फाइनेंशियल एसेट्स जो बाहर है, कोई अकाउंट है या कोई बिजनेस है, उसमें आपके कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और डबल टैक्सेशन वाले वो भी नहीं कर सकते। डिफर्ड ESOP बता दिया, किसी कंपनी में, स्टार्टअप में आपने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन में शेयर ले रखा है तो भी आप ITR 1 में फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ITR 1 फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? फॉर्म 16, अगर तो आपका TDS कटा है तो फॉर्म 16 दे ही देगा, अगर TDS नहीं कटा तो फॉर्म 16 नहीं देते, ठीक है ना। जनरली कंपनियां क्या करते हैं, जिसका TDS काटता है उसी का फॉर्म 16 देते हैं, ठीक है ना। तो TDS फॉर्म 16 हो गया। 26 फॉर्म 16 तो आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा। फॉर्म 26 जो है आपके इनकम टैक्स पोर्टल में जब लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद 26 आपको दिख जाएगा। वो भी जब रिटर्न फाइल करना सीखेंगे तब आपको दिखा दूंगा कि 26 कहां से देखते हैं। 26 के साथ अपना एनुअल स्टेटमेंट भी निकलता है, वो भी आप देख सकते हो। इससे क्या मैच करेंगे, ये किस लिए चाहिए? देखो फॉर्म 16 अगर मिल गया तो आपका इनकम जो जनरेट हुआ है पूरे साल में वो और 26 में मैच करेंगे कि आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी ने आपका TDS किसी मंथ का काट लिया और वो डिपॉजिट ही नहीं किया, डिपॉजिट रिटर्न फाइल नहीं होगा तो डिपॉजिट नहीं हुआ, तो वो रिटर्न फाइल नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो वो 26 से चेक करेंगे सारे जो TDS कटा था वो सारे इनकम वहां पे बुक हुआ कि नहीं, TDS आपको जमा कराया कि नहीं, वो सब कुछ आपको यहाँ से 26 से पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके लिए पैन आधार आपका होना चाहिए, ठीक है। और आपका बैंक स्टेटमेंट होना ही चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से आप मैच करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का जो भी है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग टैली में थोड़ा एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट कंपनी क्रिएट करेंगे, एकदम नया कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं, किसी को कुछ प्रोविजन पता है किसी को कुछ नहीं पता, तो सब कुछ देखना है। इंडियन एंटरप्राइजेस हमारे एक फर्म का नाम है, सपोज करो इंडियन एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे, पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, एकदम फ्रेश कंपनी में काम करें। वैसे तो आप लोग जहां भी काम करोगे ना 99.99% तो यही है कि आप
रनिंग कंपनी में काम करोगे, जहां भी कोई कंपनी चल रही है वहां पे काम करोगे, आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, बस आपको बैठ के काम शुरू कर देना है। लेकिन आपको सपोज करो एक कंपनी नई कंपनी स्टैब्लिश्ड हुआ, आपको बनाना ही पड़ जाए, तो आपने लेजर बनाना, तो इंडियन कंपनी के नाम से बनाना है, इंडियन एंटरप्राइजेस, ये हमारे फर्म का नाम है।